नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एसी में प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ किसे कहते हैं, शुद्ध होगा तो क्या होगा, अशुद्ध होगा तो क्या होगा, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, किस प्रकार वे शुद्ध हो सकता है, धारा का मान कितना होगा, धारा लेगिंग कैसे चलेगी, वोल्टेज लीडिंग कैसे होगा, ठीक है, और लेगिंग चलेगी तो कारण क्या होगा, लेगिंग चलने का कारण क्या होगा, कितने डिग्री लेगिंग चलेगी, उस लेगिंग के अनुसार उसमें पावर फैक्टर का मान क्या होगा, उसमें पावर की गणना कैसे करेंगे, पावर की खपत जीरो होगी या कुछ पावर अलग होगी, उसमें पावर कंज्यूम कैसे होगी और डिलीवर्ड कैसे होगी, कौन से भाग के एसी के कौन से चक्कर में, आधे चक्कर में हो गया, फोर्थ चक्कर में इसमें क्या क्या जो घटनाएं घटेंगी, जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा या फिर उसमें घटनाएं घटेंगी, बैक ईएमएफ किसे कहेंगे, बैक ईएमएफ धारा को लेगिंग कैसे चलेगा, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होने के कारण क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो पढ़ाया, उसमें आपको बताया कि आपके कंफ्यूज वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं। आज वही कंफ्यूज वाले क्वेश्चन देखेंगे कि आपको प्रश्न आते आते आप उसका आंसर गलत कर देते हो, तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपकी सारी समस्याएं, सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि सर आपने बताया नहीं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ समझने में त्रुटि हो जाती है या फिर बताने में त्रुटि हो जाती है, तो कमेंट्स में जरूर लिखना, अपने विचार व्यक्त जरूर करना कि सर आपने ये है ऐसे नहीं बताया। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं इस प्योर इंडक्टिव सर्किट को पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट इन एसी, प्योर इंडक्टिव सर्किट इन एसी। एसी में शुद्ध प्रेरणिक परिपथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एसी में शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, ये पढ़ेंगे आज। एसी में शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, ये पढ़ेंगे आज। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या था, पावर की गणना कैसे की, पावर की गणना करने में किस प्रकार के मान का प्रयोग किया और किस प्रकार पावर की गणना करने में आपने cos फाई का प्रयोग किया, फेजर डायग्राम क्या था, वेक्टर डायग्राम क्या था। आज उन सब की बातों को यहाँ दोहराएंगे। लेकिन वो था रजिस्टिव सर्किट, ये था इंडक्टिव सर्किट। यहाँ पावर डिलीवर्ड होती है, यहाँ कुछ फैराडे के नियम भी लग जाते हैं, वहाँ कोई फैराडे के नियम लागू नहीं था, इसलिए कुछ उससे अलग है। अलग है तो अलग ही पढ़ेंगे। तो इस परिपथ में क्या लिख सकते हैं, इस परिपथ में कौन से में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में कोई रजिस्टेंस नहीं होता है। याद रखने वाली बात है, कोई रजिस्टेंस नहीं होता है और कोई कैपेसिटेंस नहीं होता है, अर्थात किसी प्रकार के रजिस्टेंस का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ किसी प्रकार के कैपेसिटेंस का प्रयोग, कैपेसिटर भी नहीं लगाएंगे और रेजिस्टेंस भी नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, शुद्ध इंडक्टेंस ही होगा, शुद्ध इंडक्टर होगा, शुद्ध प्रेरक होगा। इंडक्टर किसे कहते हैं, इंडक्टर वो होता है जो सिर्फ एक कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर की, कॉपर वायर की कॉइल बना लेते हैं, उसको कॉइल का रूप देकर, जैसे सोलेनॉइड है, कॉइल बना देते हैं। तो कॉइल का जहाँ प्रयोग करते हैं वह इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। जैसे मोटरों में, सभी मोटरों में कॉइल ही होती हैं, इंडक्टर में कॉइल ही होती हैं, चौक कॉइल ही होती है, जैसे ट्यूबलाइट की चौक आती है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉइल ही होती है, ट्रांसफार्मर में कॉइल ही होती है। तो ये कौन से परिपथ हैं, कौन सा लोड है, ये एसी परिपथ में इंडक्टिव लोड आता है। तो आज इंडक्टिव लोड की ही बात करेंगे जिसमें कैपेसिटर नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो इस परिपथ की परिभाषा क्या लिखेंगे, इस परिपथ में कौन से में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, इसमें कोई रेजिस्टेंस व कैपेसिटेंस नहीं होता है। अब क्या होगा, देखो इस परिपथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई कैपेसिटेंस, तो क्या होता है, केवल इंडक्टेंस होता है इसमें, बस ये देखना, केवल इंडक्टेंस होता है। अब देखो इसमें क्या, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई कैपेसिटेंस, मतलब कि क्या होगा, इंडक्टर होगा। इंडक्टर मतलब कि इसमें जैसे आपको लोड बताऊं, कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं होता, केवल इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस का मतलब जैसे इंडक्टर होता है, इंडक्टर होता है, और कोई कॉइल होगी, जैसे कॉइल में मोटर आ गई, जैसे कोई ट्रांसफार्मर आ गया, ऑटो ट्रांसफार्मर आ गया, सब क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये इंडक्टिव सर्किट होते हैं। अब देखो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, आगे बताऊं आपको। इंडक्टिव सर्किट देखिए, इंडक्टर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो एयर कोर इंडक्टर होते हैं, एक फेराइट कोर होते हैं और एक आयरन कोर होते हैं। ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि एयर कोर इंडक्टर कहाँ प्रयोग करते हैं, फेराइट कोर कहाँ प्रयोग करते हैं, क्यों इनका नाम एयर कोर रखा गया
और क्यों इनका नाम फेराइट कोर रखा गया, आयरन कोर क्यों रखा गया, ये लास्ट में बताऊंगा आपको। तब तक देखो कि इंडक्टर होते हैं जिसमें कॉइल का स्वरूप देते हैं, एक किसी तांबे की तार के कॉइल बना के कोई पुर्जा बना देते हैं, तो वो इंडक्टर कहलाता है। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर पावर भी कंज्यूम करता है और डिलीवर्ड भी करता है। इंडक्टर की बात करें तो आपको सर्किट बना के दिखाऊं कि कैसा इसका सर्किट होता है। देखो ये जैसे आपकी बात करें, ये इंडक्टर ले लिया आप लोगों ने, ये ले लिया इंडक्टर। आप इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर के बारे में पूरी बताऊंगा, धारा लेगी क्यों चलेगी, पावर कंज्यूम कैसे करता है, डिलीवर्ड कैसे करता है। जैसे ये ले लिया सर्किट आप लोगों ने, ये लगाई एसी और ये लगाया वोल्टेज। अब देखो इसके आर पार विभवांतर उसको किससे दर्शाएंगे, इसके आर पार जो भी विभवांतर है उसको दर्शाएंगे। देखो वी एल, ये क्या है, एल है, एल का इंडक्टेंस है इसके अंदर, इसमें धारा प्रवाहित है आई, ठीक है। ये इसकी बातें हैं। अब आपको उसके आगे बताता हूं, देखो मैं इसमें से क्या होगा, ये होगा इंडक्टर जो कि कॉइल का स्वरूप दिया, ये पावर कंज्यूम भी करता है और पावर डिलीवर्ड भी करता है। जबकि प्रतिरोध क्या करता था, सिर्फ ओनली पावर कंज्यूम करता था, डिलीवर नहीं करता था, डिलीवर को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। अब इसकी बात देखो आगे, अब एक एक पॉइंट टू पॉइंट। जब आप लोगों ने यहाँ एसी विद्युत धारा लगाई, एसी का मतलब, एसी का सिंबल ये, आपने इस विद्युत धारा को यहाँ प्रवाहित करवाया एसी का, जिसकी मान एवं प्रवाह दिशा निश्चित समय के साथ ओमेगा टी के साथ बदलता रहता है, कोणीय दिशा में चलती है ये। अब यहाँ से आप लोगों ने एसी लगाई, एसी ये चली यहाँ से। अब क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, जहां धारा प्रवाहित होती है वहां चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। तो क्या कर सकते हैं, जब इस इंडक्टर में एसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एसी धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें प्रत्यावर्ती स्वभाव का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। कैसा चुंबकीय फ्लक्स होगा, प्रत्यावर्ती स्वभाव का होगा, जो कि परिवर्तनशील होगा। एक बार इसका मान ज्यादा होगा, एक बार कम होगा, विपरीत दिशा में एक बार ज्यादा होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान समय के साथ, निरंतर समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। वो चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल को काटेगा, कॉइल के साथ लिंक करेगा, कॉइल के साथ लिंक करेगा तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ईएमएफ उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, इस कॉइल को स्पर्श करेगा तो इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। किसके नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। याद रखना, मैं आपको जिसकी बातें बता रहा हूँ, ये बातें जो बता रहा हूँ ये आपको समझने में बहुत आसान, ये आसानी कर देंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि धारा लेगिंग कैसे चलती है। इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, कैसा होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जो कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यहाँ पे उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये इक्वेशन E बराबर माइनस एल और डी आई अपॉन डी टी, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला था किसका, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो कि विरोधी स्वभाव, माइनस लगाया इसका में विरोधी स्वभाव का होता है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि E उत्पन्न हो गया, किसके नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार। कब, जब इसमें एसी लगाई तब, डीसी में नहीं होता है। वो ईएमएफ जिसको कहते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, क्योंकि इसने विरोध किया, किसका, इस वोल्टेज का विरोध करेगी, ये ईबी इसका विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो जब तक ईबी में, इस ईबी का मान प्रभावित रहेगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ईबी में धारा प्रवाहित कब होगी, जिसमें वोल्टेज लगेगा। तो इसका तात्क्षणिक मान इसके बराबर होता है, किसका, ईबी का तात्क्षणिक मान इस वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ कोई वोल्टेज आरोपित नहीं होगा। जब ये मान उत्पन्न होता है, यहाँ कोई वोल्टेज आरोपित उत्पन्न होगा, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इसका मान न्यूनतम होगा, इसका मान अधिकतम होगा तो इसका भी अधिकतम होगा, और इसका मान न्यूनतम होगा तो इसका न्यूनतम होगा। जब इसका मान न्यूनतम होगा तो धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे। तो धारा का वोल्टेज तो चला गया इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, धारा बाद में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये VL क्या है, ये VL इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अंदर जो आरोपित वोल्टेज वो है। तो VL क्या हो गया, VL इंडक्टेंस वोल्टेज, इंडक्टेंस के आर पार वोल्टेज है, VL लिख लो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। अब देखो, मान लीजिए कि आपने यहाँ 100 वोल्टेज लगाया, गौर से सुनना, और यहाँ 50 वोल्टेज उत्पन्न हो गए, तो 50 ने विरोध किया, यहाँ कितना वोल्टेज बचा, 50 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 100 पहले 100 लगा था, लेकिन 50 ईबी उत्पन्न हो गया, उसने इसका विरोध किया, 50 वोल्टेज बचा। तो VL क्या हो गया, VL होता है V माइनस EB, ये आप लोग पढ़ चुके हो। VL होता है V माइनस EB, अर्थात वोल्टेज और बैक ईएमएफ का अंतर होता है इस VL का मान। एक तो बात ये थी। अब इसने इसका विरोध किया तो धारा कब चलेगी, जब इसका मान कम होगा। तो मैं आपको सर्किट में आके दिखाता हूँ इसका कि कैसे इसमें धारा का प्रभाव होगा। तो क्या कह सकते हैं कि जब तक, याद रखना, मैं फिर बताता हूं, जब तक कॉइल में वोल्टेज का मान अधिकतम होगा तब तक ईएमएफ प्रेरित होगा,
कॉइल में वोल्टेज का मान अधिक होगा तो ईएमएफ प्रेरित होगा, ठीक है ना। तो कॉइल में कोई धारा प्रवाहित नहीं, ये ईबी कॉइल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। जब इसका मान न्यूनतम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा तो कॉइल में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ईबी लिख लेना, क्योंकि ईबी का मान, ईबी का तात्क्षणिक मान, ईबी का क्षणिक मान V के बराबर होता है, जिसके कारण कॉइल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। कोई धारा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। ये इसके कारण ये इसका विरोध करता है। अब विरोध करेगा वो लेंज का नियम है। तो ये कह सकते हैं आगे कि कॉइल में धारा प्रवाहित कब होगी? जब इसका मान कुछ कम होगा तो इसका मान कम होगा, और इसका मान कम होगा तो ये वोल्ट और इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो थी इस इंडक्टर की बातें। तो इसको कहते हैं, इस कॉइल ने जो विरोध किया उस विरोध करने के गुण को कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को एल से दर्शाते हैं ये लोग। आप जब इंडक्टेंस का वीडियो देखना चाहो तो मैंने अच्छी तरह से एक पूरा वीडियो बना रखा है चुंबकत्व के चैप्टर में जाके, तो वहाँ इंडक्टेंस का वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें धारा पीछे चलेगी, किससे? वोल्टेज के पीछे चलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ईबी उत्पन्न होगा जिसने धारा को प्रवाहित नहीं होने दिया और ये धारा पीछे होगी। तो याद रखने वाली बात है। तो क्या कह सकते हैं कि अतः शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से पीछे होती है। इसमें लिखेंगे क्या? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में किसके कारण होगी? इसके कारण होगी। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से पिछड़ जाती है या पीछे होती है। एक बात है, पीछे होती है या पिछड़ जाती है, मतलब कि लेग होती है, लैगिंग होती है, पश्च होती है। इसको पश्च भी बोल सकते हैं, लेगिंग होती है या पश्च होती है इसको, ठीक है ना, पश्च होती है। अब पश्च होगी तो कितनी डिग्री पश्च होगी जब उसकी बात करेंगे। लेकिन धारा कब चलेगी? जब V का मान, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो इसमें कैसे कि जब इसमें क्या होगा, इस इंडक्टिव परिपथ में होगा क्या, वो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या होगा। जैसे आपको बताऊं मैं, ये लिया आप लोगों ने एक सर्किल, एसी वाला सर्किल, एसी होती है हमें, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से, और ये इसकी टाइम लाइन होगी ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं इसके दिशा दर्शा देता हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझना, ताकि आपको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं हो कि सर लेगिंग कैसे चलेगी। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये VL है। VL का मतलब ये इसका मान है। VL क्या था? इस इंडक्टर के अक्रॉस जो आरोपित वोल्टेज वो है, इसको घटाने के बाद बचेगा वो है, कितना भी बचे वो है। अब देखो यहाँ से यहाँ जब इसका मान यहाँ पे आएगा, देखो जब इसका AC की बात करें, जब इसका मान बढ़ेगा, जब इसका मान टाइमलाइन के साथ बढ़ेगा, V अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगा, इसमें अधिकतम मान होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, जो ही V का मान इसमें जाएगा, AC का मान इसमें जाएगा ऐसे, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। फिर वोल्टेज का मान बढ़ेगा, फिर ये यहाँ पे अपनी कंडीशन यहाँ पकड़ेगा, फिर वोल्टेज का मान बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो 90 डिग्री पे अधिकतम मान है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे आता है ऐसे, ये 90 डिग्री पे आया तो इसका मान अधिकतम हुआ। इसका मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स अपने मेजोरिटी पर है। फिर चुंबकीय फ्लक्स अपना अधिकतम मान पे है तो लिंक कर रहा है, तो इसमें वोल्टेज का मान भी, इसमें ईबी का मान भी अधिकतम होगा। ये अधिक है तो ईबी का मान भी अधिक होगा, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तब तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी जबकि ये VL अपने अधिकतम मान पे पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि ईबी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। उसके बाद यदि बात करें आगे कि VL का मान आगे 1% और बढ़ता आगे, जैसे यहाँ बढ़ गया तो VL यहाँ आया VL, इसका मतलब कि VL 90 डिग्री से 1 डिग्री आगे जाएगा, तो 0 डिग्री आगे इसका मान कम होगा, और कम होगा तो धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो धारा कहाँ से प्रवाहित होगी? 90 डिग्री से, यहाँ से। जो ही 1% का मान कम होगा, जिसकी इधर कम होगा, तो ये धारा प्रवाहित हो जाएगी, धारा शुरू हो जाएगी। फिर ये और कम होगा, धारा और बढ़ जाएगी, फिर और कम होगा, धारा और बढ़ जाएगी, ऐसे फिर और कम होगा। जब ये अपने 180 डिग्री पे पहुंच जाएगी, 0 मान पर पहुंच, धारा अधिकतम हो जाएगी। इसका मतलब कि इस परिपथ में वोल्टेज का मान अधिकतम होता है तो धारा का मान 0 होता है,
वोल्टेज का मान 0 होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है। कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे चलती है। तो जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो धारा यहाँ से शुरू हो जाएगी। जैसे ये धारा आ गई, धारा शुरू हो जाएगी यहाँ से। अब बताओ, इसने ये धारा होगी शुरू, ये यहाँ पे आएगा, धारा 90 डिग्री चली जाएगी। ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा तो धारा वोल्टेज यहाँ, ये VL यहाँ आएगा तो धारा यहाँ चली जाएगी, I का मान। इसका मतलब कि धारा वोल्टेज से कितनी डिग्री पीछे चलेगी? 90 डिग्री पीछे चलती चली जाएगी। तो ये कह सकते हैं किसमें, इस शुद्ध प्रेरणिक परिपथ की बात की जाए। मैं इसका एक वो बना के दिखाता हूं तो आपको कैसे, कि जब यहाँ ये वोल्टेज था, वोल्टेज अपना अधिकतम मान पे था से, देखो गौर से, वोल्टेज अधिकतम मान पे आई, ये वोल्टेज की लाइन टाइम लाइन है, ये वोल्टेज अपना अधिकतम मान पे है, और यहाँ पे वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये वोल्टेज अधिकतम मान पे है, ठीक है ना। और जब यहाँ वोल्टेज अधिकतम मान इसमें होगा तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, जिसमें वोल्टेज उत्पन्न करेगा, कौन सा? EB उत्पन्न करेगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, जब ये वोल्टेज यहाँ पे होगा तो धारा यहाँ होगी, 90 डिग्री पीछे होगी। जब वोल्टेज का मान 91 डिग्री आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी कितने डिग्री से? ये यहाँ से, ये 90 डिग्री पे वोल्टेज का मान अधिकतम, ये 180 डिग्री पे, ये 270 डिग्री पे, ये 360 डिग्री पे, इसको बोलते हैं 2 पाई, इसको 2 पाई बाई 3, और इसको पाई बोलते हैं, इसको पाई बाई 2 बोलते हैं, ये ऐसे। तो पाई बटे 2 रेडियन कोण पे इसका मान अधिकतम है। तो अब जो ही 91 डिग्री आगे बढ़ेगा तो 91 डिग्री बढ़ते इसका मान कम होगा, 91 डिग्री पे EMF का मान कम होगा तो धारा शुरू हो जाएगी ऐसे, इसका मान फिर घटा ऐसे, ये धारा शुरू हुई ऐसे, फिर कटेगा, फिर धारा शुरू हो जाएगी ऐसे। तो ये यहाँ पे इसका मान 0 होगा तो इसका मान अधिकतम होगा। ये इसके विपरीत हो गई है, 90 डिग्री विपरीत। तो कितने डिग्री से चला? 90 डिग्री से, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में, याद रखना। तो ये धारा ऐसे आएगी, ये यहाँ पे इसका 270 डिग्री आएगी, तो ये यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गई आपकी धारा I, और ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है ना। और इसका V का मान कैसे ज्ञात करेंगे? V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, याद रखना बात है, आपको बताया था मैंने। और इस V का तात्क्षणिक मान कैसे ज्ञात करेंगे? I का तात्क्षणिक मान I मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी, ये कंडीशन यहाँ पे है। कितने डिग्री के अंतर पे है? 90 डिग्री के अंतर पे है। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, यही प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे होती है, ठीक है ना। तो यहां लिखो शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में, ये प्रश्न जो चल रहा था, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। 90 डिग्री पीछे मतलब लैग होती है, लैग 90 डिग्री पीछे होती है। अब देखो यहां से इसके मान की बात करें, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें यदि अधिकतम मान था, गौर से देखो, फिर बताता हूँ, वो कंडीशन, एक एक कंडीशन बताऊंगा, इस आपको ग्राफिक डायग्राम पे बताऊंगा। जब इसमें अधिकतम मान था वोल्टेज का तो क्या EB का मान उत्पन्न नहीं हुआ? कब होगा EB का मान? जब इसका अधिकतम मान होगा तो EB का मान भी अधिक होगा। तो यहां लिख सकते हैं ये EB का मान अधिक हो गया। इसमें अधिकतम मान पहुंचा, EB का मान अधिकतम, इसमें न्यूनतम मान पहुंचा, EB का मान न्यूनतम, तो इसके बराबर में आ गया। जब इसका मान कम हुआ, इसका मान कम हुआ, ये EB है, ये क्या है EB, इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण EB का मान कम हुआ। अब EB का इसका मान धीरे धीरे ऐसे कम होगा, इसका मान कम होगा, जो इसका मान कम होगा धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज क्योंकि इसका मान कम होगा, EB का मान कम होते ही, और EB का मान कम, धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी, तो यह धारा प्रवाहित होगी। अब देखो यहाँ से इस EB का मान 0 था या इसका मान 0 है, तो EB का मान 0, ये वोल्टेज था अपना, वोल्टेज का मान 0, तो EB का मान 0, धारा का मान अधिकतम था ये, ठीक है ना। ये तो थी बात इसकी। तो ये कह सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट द्वारा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में EB का मान जब अधिक होता है या फिर वोल्टेज का मान अधिक होता है तो धारा का मान 0 होता है। जब वोल्टेज का मान 0 होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये थी बात इसकी। तो मैंने आपको बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। इसमें कैसे चलाया आप लोगों ने? एंटी क्लॉकवाइज चलाया। एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया, एंटी क्लॉकवाइज जो राशि चलती है वो लीडिंग राशि कहलाती है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लीडिंग होती है। अब देखो यहां वोल्टेज पहुंचा अपने अधिकतम मान पे और धारा पहुंची अपने न्यूनतम मान पे, ठीक है ना। कैसे कि वोल्टेज यहां चला, धारा ये आई, वोल्टेज यहां पहुंचा, 90 डिग्री पीछे, ये इसमें 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया,
इसमें किसमें, वोल्टेज व धारा में 90 डिग्री कोण जो आपको लिखा है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। 90 डिग्री पीछे चली तो ये कोस फाई का मान, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री है, तो कोस फाई का मान, ये कोस फाई का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो लैगिंग कैसे चलती है, मैंने आपको बताया कि इधर चलेगी जो राशि वो लैगिंग कहलाएगी, ठीक है ना, और इधर चलेगी वो लीडिंग। अब इधर आगे चल के वोल्टेज आगे चला, पीछे तो धारा वोल्टेज से पीछे है, तो ये कह सकते हैं वोल्टेज धारा से आगे है, तो वोल्टेज धारा से लीड है, ये एक बात ये साबित है, और यह धारा वोल्टेज से लेग है, एक ही बात है, क्योंकि वोल्टेज आगे और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, ये आपको बताई थी, और क्लॉकवाइज चलेगा वो लैगिंग कहलाएगी। ये क्लॉकवाइज की बात, ये क्लॉकवाइज लैगिंग कहलाएगी, ठीक है ना, ये तो थी सी बात। तो अब देखो क्या कह सकते हैं कि इस परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है, कब, जब प्रेरणिक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है। अब मान लीजिए इसके साथ थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या 90 डिग्री चलेगी, नहीं चलेगी, तो क्या कह सकते हैं, लैगिंग जरूर चलेगी। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रेरणिक परिपथ में, किसमें, प्रेरणिक परिपथ में, इस परिपथ में प्रेरणिक शुद्ध नहीं होगा, प्रेरणिक परिपथ होगा में धारा वोल्टेज से लैग होती है। कितने डिग्री लैग होती है, शुद्ध होता तो 90 होती, अन्यथा 90 नहीं, वो कुछ भी डिग्री लैग हो सकती है, धारा वोल्टेज से पीछे रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से हमेशा पीछे ही होती है, आगे नहीं होती है। एक तो बात ये। अब देखो इसके 4 भागों में बांटता हूं, आपको लोग दिखाऊंगा आपको, ये 4 भागों में, एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। एक साइकिल में 4 भाग बांट देता हूँ, क्योंकि एक भाग ये और एक भाग, 2 भाग तो हो गए अधिकतम के, 2 भाग हो गए न्यूनतम के, तो एक भाग ये आया और एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। अब आप लोग देखोगे कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ द्वारा ली गई पावर का मान 0 के बराबर होता है। ये एक और लिखना, मैं बताऊंगा 0 क्यों होता है। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ या शुद्ध इंडक्टर द्वारा ली गई पावर या खपत की गई पावर का मान 0 के बराबर होता है। क्यों होता है वो बताता हूं आपको, 0 के बराबर होता है। 2 बातें बताऊंगा आपको, अच्छी तरह समझ में आएंगी। एक तो देखो, यहां इस आधे चक्र की बात करें, आधे से आधे चक्र की 1/4 भाग की, ये 1/4 भाग है, एक चक्र का चौथाई भाग है। यहां देखो धारा का मान 0 है, धारा का मान 0 मतलब वोल्टेज का मान, लेकिन धारा है ही नहीं इसके अंदर, इसमें धारा नहीं है। यदि P बराबर होता है V × I, I का मान 0 तो पावर बराबर 0, तो यहाँ कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगी, यहाँ पावर सिर्फ उत्पन्न होगी, क्योंकि ये उत्पन्न कर रहा है पावर, ये इसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ है, इस इतनी दूर में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ है, घटा नहीं बढ़ रहा है, तो पावर डिलीवर्ड होगी यहाँ पे, तो यहाँ पावर उत्पन्न होगी, डिलीवर, ये अपने को पावर देगा, किसके रूप में, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में पावर देगा। लेकिन यहाँ से आधे चक्र के बाद इसमें वोल्टेज घटेगा, इसमें वोल्टेज घटेगा नहीं, लेकिन वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी, तो देखो ये आया और ये दोनों भाई यहाँ आके मिले हैं दोनों एक पॉइंट पे, तो यहाँ धारा कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज धारा दोनों अपने अधिकतम मान पे हैं, तो यहाँ वोल्टेज भी है कम होगा, धारा भी है अपने अधिकतम मान पे अधिक होगा, तो यहाँ कंज्यूम होगी पावर। तो 1/4 भागियर 1/4 भागियर 1/4 भागियर 1/4 भागियर ऐसे भाग बनाए हैं। तो 1/4 भाग में धारा उत्पन्न हुई, 1/4 भाग में धारा कंज्यूम हुई, मतलब कि खपत हुई। फिर इस भाग में वही बात आ गई, इस भाग में धारा क्या होगी, इसमें वोल्टेज देखो, यहाँ धारा का मान 0 है, इस आधे भाग में धारा है ही नहीं, इस आधे भाग में धारा नहीं है, तो क्या होगा, इसमें उत्पन्न हुई और यहाँ खपत होगी। तो ये इसने उत्पन्न की, इसने खपत कर ली, इसने उत्पन्न की, इस भाग ने खत्म कर ली, तो एक साइकिल में क्या होगा, पावर का खपत करना, पावर बिल्कुल 0 हो जाएगी, पावर है ही नहीं, जितनी खपत होती है उतनी वो उत्पन्न हो जाती है, डिलीवर्ड हो जाती है, जितनी कंज्यूम हुई उतनी डिलीवर्ड हुई, जितनी कंज्यूम हुई उतनी डिलीवर्ड हुई। तो क्या कर सकते हैं, इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट द्वारा ली गई पावर का मान 0 के बराबर होता है। क्यों होता है, एक तो कारण ये था आप लोगों का, दूसरा कारण बताता हूं, क्योंकि करंट व वोल्टेज के बीच, गौर से सुनना, करंट व वोल्टेज के बीच कितने डिग्री कोण दिखाया आप लोगों ने, 90 डिग्री कोण दिखाया। लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, बात वो नहीं था। तो करंट व वोल्टेज के बीच के कोण को क्या कहेंगे, I व V के बीच कोण को पावर फैक्टर कहते हैं, ये पढ़ाएंगे आपको, पावर फैक्टर कहते हैं, जिसको कोस फाई से दर्शाते हैं। कोस फाई से क्यों दर्शाएंगे वो पढ़ाएंगे, बताओ, कोस फाई से दर्शाते हैं। देखो 2 चीज आएंगे, एक तो
इन करंट व वोल्टेज के बीच, मैंने करंट व वोल्टेज के बीच का कोण क्या, तो 0 डिग्री हो सकता है, अधिकतम 90 डिग्री हो सकता है। तो कोस 0 का मान तो 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है, उल्टा होता है। यदि कोस 90 का मान 0 है तो इन दोनों के बीच में देखो, पहले रजिस्टर सर्किट पढ़ा इससे पहले वीडियो में, तो इन दोनों के बीच में कोस 0 डिग्री था, तो अधिकतम मान 1 हुआ, और कोस 90 का मान 0 होता है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें पावर की बात करें, इस सर्किट में यदि पावर की बात करें, P बराबर होता है, आप लोगों ने देखा VI कोस फाई, और कोस मतलब कितने डिग्री का कोण है, और कोस यहाँ है 90 डिग्री करंट वोल्टेज और 90 डिग्री का मान 0 है, तो क्या होगा, PV तो है, I आपका मान होगा, ये 0 डिग्री होगा, तो P बराबर हो गया 0। एक तो ये आ गई। अब पूछा जाए कि फेरो इंडक्टिव सर्किट में पावर का मान 0 क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि करंट व वोल्टेज के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए टोटल पावर का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं, ये इतनी दूर का भाग, कितनी दूर का भाग, ये भाग जो आधा भाग है, ये तो आपके पावर डिलीवर करता है, लेकिन जो आधा भाग ये आएगा, इस साइकिल का आधा भाग आएगा, ये भाग इसको खपत कर लेगा। फिर दूसरा आधा भाग बन के आएगा, ये भाग, जो ये भाग आएगा, ये भाग क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। फिर जो आधा भाग फिर बचेगा, आगे का आधा भाग बचेगा, ये भाग, ये क्या करेगा, ये पावर को फिर कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ से उत्पन्न हुई, कंज्यूम हुई, उत्पन्न हुई, कंज्यूम, एक चक्र ही आ गया कि एक चक्र में पावर का मान 0 होता है। क्यों होता है कि करंट वोल्टेज के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं होगा, मान लीजिए कि इसका कोण का मान 90 डिग्री से 80 डिग्री हो गया, तो क्या पावर का मान 0 होगा? नहीं होगा, फिर पावर खपत हो गया आप लोगों की। ठीक है, तो एक तो बात ये थी। अब कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा का विरोध किसने किया? आर ने किया था, लेकिन यहाँ कौन करेगा? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक्सल करेगा। एक्सल क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि इस परिपथ में, किसमें? इस परिपथ में धारा के परिवर्तनों का विरोध एक्सल करता है। कौन करता है? एक्सल करता है। एक्सल क्या है? एक्सल प्रेरणिक प्रतिघात है। प्रेरणिक प्रतिघात है। प्रेरणिक प्रतिघात है। अब आपको पता है प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई ओम होती है। अक्षीय होगा उसकी इकाई ओम होगी, जेड होगा उसकी इकाई होगी। पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह मैं पढ़ा चुका हूँ कि अक्षीय क्या होता है, एक्सल क्या होता है, जेड क्या होता है, ये आपको पढ़ाया था मैंने आपको। मुख्य बातें क्या है? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में करंट व वोल्टेज के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। करंट वोल्टेज से आगे होती है या ये पीछे होती है? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है। ये तो था आपका ग्राफिक डायग्राम, सॉरी वेक्टर डायग्राम। ग्राफिक डायग्राम की बात करें, देखो इसमें कैसे दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। देखो अब ये क्लॉकवाइज चला, देखो जैसे मैं आपको बताया कि क्लॉकवाइज चलेगा वो लैग होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा वो लीड होगा, ये लीड होगा। अब देखो इसमें ये वोल्टेज है, ठीक है ना, और ये धारा है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाया मैंने, ये क्या है तो मैं आपको बताया पीछे, ये पीछे की तरह है तो ये लैग होगा ना, ये इसके क्लॉकवाइज में है, ये आगे है तो ये इसके क्लॉकवाइज, ये लैग होगी, ये जो वोल्टेज है इसके आगे हो गया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज आगे चल रहा है, तो ये हो गया लीडिंग में। तो वोल्टेज धारा से लीड है और धारा वोल्टेज से लैग है। कितनी डिग्री? ये हुआ था सिंबल आपका। ये तो थी बात इसकी। ये आपका ग्राफिक डायग्राम है इसको दिखाने के लिए। लेकिन कभी कभार पूछा जाता है यदि 90 डिग्री का कोण नहीं होता है तो ये वोल्टेज आपका ये होता है और धारा का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे धारा का मान कितनी डिग्री पीछे होगा, ये कोई गारंटी, धारा का मान यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये धारा का मान हो सकता है। तो इसमें तो ये तो धारा की बात है। अब आपसे पूछा जाए कि धारा कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें धारा ज्ञात करने का सूत्र बताऊं आपको। देखो मैं धारा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है धारा बराबर आई बराबर क्या होता है, आई की बात करें, आई बराबर होता है V/R। लेकिन यहाँ R तो है ही नहीं। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। लिखने वाली बात है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। तो यहाँ 0 तो इसके बराबर में क्या था आपको पता है, ये R की जगह एक्सल काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका एक्सल। I बराबर V/एक्सल। इसमें धारा का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो बात ये थी। अब एक्सल क्या, देखो एक्सल बराबर आपको बताया था, एक्सल बराबर होता है 2πfL, ये बताया था मैंने आपको। 2πf ये क्या है, ये ओमेगा है, ठीक है ना। 2πf क्या है, ये ओमेगा है।
ओमेगा और एंगल कोण का मान 2 पाई एफ होता है, याद रखना बात। तो यहाँ ये लिख सकते हैं क्या, आई बराबर वी बटे, काफी बार पूछा जाएगा आपसे ये कि इंडक्टिव सर्किट में धारा का मान कैसे ज्ञात करें, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट तो है, शुद्ध हो चाहे शुद्ध इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट में धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो गया। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ है और यहाँ एक्सएल का मान 2 पाई एफ ही, तो ये लिख सकते हैं, या इससे पहले ये लिख लो आप लोग कि आई बराबर वी बटे 2 पाई एफ एल, और 2 पाई एफ का मान है ओमेगा, तो ये लिख सकते हैं आई बराबर वी बटे ओमेगा एल। ये आपकी बार काफी बार आपसे पूछा जाता है कि इंडक्टिव परिपथ में धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग सिर्फ एक ही रट के जाते हो, वी बटे एक्सएल होता है, कि धारा का मान वी बटे एक्सएल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वी बटे एक्सएल नहीं होगा तो ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, एंगल कोण है, ओमेगा का मान 2 पाई एफ होता है। ये तो थी बात इसकी। और आप लोगों को पता है कि एक्सएल फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, ये आप लोगों को पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था। तो दोस्तों ये तो थी बात आपकी शुद्ध इंडक्टिव सर्किट की। अगले वीडियो में देखेंगे शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा। ये तीनों सर्किट पढ़ने के बाद पावर फैक्टर पढ़ेंगे, पावर का बात करेंगे, पावर कितनी प्रकार की होती है, कौन सी पावर कहाँ होती है, क्यों होती है, पावर का अधिकतम मान कैसे होगा, न्यूनतम मान कैसे होगा, ठीक है। तो ये मुख्य बातें कौन सी थी कि जो आपको मैंने लिखवा दी हैं, यही तो परीक्षा में यही आने की संभावना रहती है। धारा लेगी क्यों चलेगी आपको बता दी, ये पावर का कंज्यूम करेगा, डिलीवर करेगा, ये पावर का कंज्यूम भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। डिलीवर किसके रूप में करेगा, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में करेगा, जबकि कैपेसिटर किसके रूप में करता है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आपका शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। वीडियो अच्छा लगे या वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। जो कुछ आपको वीडियो में कुछ आपको त्रुटि नजर आई, या आपको समझ में नहीं आया, या कुछ समझने में आपको कोई परेशानी हुई, या आपके मन में वीडियो के प्रति क्या विचार है, वो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।